ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुई जेनजी क्रांति की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे। बताएंगे क्या भारत के पड़ोस में फिर से तख्तापलट होने वाला है। नेपाल में युवा विद्रोह की चिंगारी कैसे भड़की, क्या सच सोशल मीडिया पर बैन इसकी वजह बना या फिर चीन ने साजिश का ताना बाना बुना, ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं। क्या आप भी रात में एसी चलाकर सोते हैं? क्या आपके ऊपर और नीचे वाले फ्लैट पे भी रात को एसी चलता है? एसी से कैसे आप और आपके पड़ोसी की जान को खतरा हो सकता है, ये खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट आवारा हूं। लेकिन शुरुआत नेपाल में शुरू हुई नई क्रांति के ट्रेलर के साथ। तो आज सबसे पहले बात पड़ोसी देश नेपाल की करेंगे, क्योंकि नेपाल में सोशल मीडिया सेंसरशिप के खिलाफ एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। नेपाल से लेटेस्ट खबर यह आ रही है कि देश में बिगड़े हालात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इससे पहले आज नेपाल में जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। बीते कई घंटों से भारत समेत पूरी दुनिया की नजर नेपाल पर टिकी हुई है, क्योंकि नेपाल से ऐसे दृश्य सामने आ रहे हैं जो इससे पहले श्रीलंका और बांग्लादेश से सामने आ चुके हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में युवा लड़के लड़कियों की भीड़ सड़क पर उतरी है। युवा प्रदर्शनकारी नेपाल की संसद में घुसे हैं। जगह जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई है। हालात पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों को फायरिंग तक करनी पड़ी है, जिसमें अब तक 21 लोगों के मारे जाने की खबर है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि नेपाल में अचानक ऐसा क्या हुआ कि ओली सरकार के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर युवाओं ने विद्रोह कर दिया। दरअसल इसके पीछे है फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स समेत करीब 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। यानी इस युवा क्रांति के केंद्र में सोशल मीडिया है। अब तक दुनिया में जो क्रांति हुई है वो कभी देश को दुश्मनों से आजाद कराने के लिए हुई है, कभी तानाशाही सत्ता को हटाने के लिए हुई है, कभी राजनीतिक परिवर्तन के लिए क्रांति हुई है, कभी दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ क्रांति हुई है। शायद दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ नेपाल में सितंबर क्रांति की शुरुआत हुई है, क्योंकि इस क्रांति की किरदार जनरेशन जी है। यानी इसीलिए इसे जेनजी क्रांति कहा जा रहा। पहले हम आपको विस्तार से इस विद्रोह की वजह बताते हैं, इसके बाद आपको बताएंगे कि नेपाल में शुरू हुए इस हाई वोल्टेज हंगामे का चीन कनेक्शन क्या है। नेपाल की ओली सरकार को इल्म तक नहीं होगा कि सोशल मीडिया पर व्यूज, लाइक की चाहत रखने वाला जेनजी इस तरह सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ लड़ाई भी लड़ सकता है। शायद इसी वजह से ओली सरकार नेपाल में शुरू हुई इस युवा क्रांति को संभालने में नाकाम नजर आ रही है।
नेपाल में शुरू हुए इस विद्रोह का तात्कालिक कारण सोशल मीडिया पर बैन है। दरअसल नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स ने सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। नेपाल सरकार ने 2024 में एक कानून लागू किया था। इसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल में ऑपरेशन के लिए स्थानीय कार्यालय खोलना जरूरी है। इसके अलावा टैक्स पेयर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। कानून में एक ग्रीवांस अधिकारी नियुक्ति करने का भी प्रावधान किया गया था। नेपाल की सरकार ने 28 अगस्त से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 7 दिन का वक्त दिया था। पॉपुलर प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत करीब 26 कंपनियों ने इसका पालन नहीं किया, जिसके बाद ओली सरकार ने उन पर देश में प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि चीन की सोशल मीडिया कंपनी टिकटॉक ने वक्त रहते शर्तों का पालन किया, इसलिए वो इस बैन से बच गए। प्रदर्शनकारी युवाओं का आरोप है कि सरकार सोशल मीडिया पर बैन लगाकर करप्शन के खिलाफ उनकी आवाज को कुचलना चाहती है। तो देश में बढ़ रही जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम अवस्था में है, उसके लिए हम यहाँ आए। तकरीबन कितने युवा आज सड़क उतरे होंगे? मेरे विचार में तकरीबन 1 लाख होंगे। हम इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने आए। हम किसी भी दल से बिलोंग नहीं करते। We just want this corrupt government to fail. दरअसल मौजूदा ओली सरकार कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही है। युवाओं के भीतर सरकारी फंड में गड़बड़ियों के खिलाफ गुस्सा है। वो देश में रोजगार के संकट को लेकर नाराज हैं। माना जा रहा है कि सोशल मीडिया पर बैन ने इस विद्रोह को भड़काने वाली चिंगारी का काम किया है। यानी कई मुद्दों पर जो युवा अपना गुस्सा दबाकर बैठा था, वो सरकार के इस फैसले के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हो गया। एक वजह ये भी है कि बड़े संख्या में नेपाली विदेश में रहते हैं और वो सोशल मीडिया के थ्रू से नेपाल में रहे अपना परिवार से संपर्क साधते हैं, लेकिन नेपाल में सोशल मीडिया बैन के बाद संपर्क साधने में दिक्कत हो रही है। ये भी कहीं न कहीं युवाओं के विद्रोह की एक वजह है। नेपाल के युवा सरकार के बैन वाले एक्शन को चीन से भी जोड़ रहे हैं। उनका आरोप है कि जिस तरह चीन में लोगों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल की सीमित आजादी है, वही मॉडल ओली सरकार नेपाल में लागू करना चाहती है। हालांकि नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली का तर्क कुछ और है। जेनजी पुस्तालाई पिर पर्यो अरे, राम्रो लागेन अरे। जेनजी पुस्ता भन्ने चाहिँ कुनै ठगी खाने भाँडो हो के भन्ने आँट गर्दैनन् भने बिचराहरूको यो स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको छलफल गरिरहेका छौँ। नेपालमा नेपाली जनताले कारोबार गर्दा, नेपाली जोसुकैले कारोबार गर्दा नेपालको कानुन मान्नुपर्ने, कुनै विदेशीले कारोबार गर्यो भने कानुन मान्नु नपर्ने। बुद्धिजीवी मात्रै होइन, नेपालका घाक बुद्धिजीवी आफूलाई ठान्नेहरू, समाजलाई प्रभावित गर्छौँ भन्नेहरू कस्तो प्रभावित गर्न खोजिरहेका छन्। बेकाबू हालात पर कंट्रोल के लिए सुरक्षा बलों ने कई जगहों पर फायरिंग की है। इसमें कुछ युवाओं की मौत हुई है। फिलहाल नेपाल के कई शहरों में सेना को तैनात किया गया है। उपद्रवियों को गोली मारने का आदेश भी जारी किया गया है। इसके बावजूद युवाओं का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। सवाल ये है कि क्या इसके पीछे ओली सरकार की तख्ता पलट की साजिश तो नहीं, क्योंकि इससे पहले राजशाही के समर्थन में भी नेपाल में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर बैन आज के ग्लोबल वर्ल्ड में युवा आबादी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। अब आपको बताते हैं कि नेपाल के इस नए विद्रोह में आखिर कौन कौन शामिल थे। इनमें से ज्यादातर युवा कॉलेज के छात्र हैं, कुछ युवा सोशल एक्टिविस्ट हैं, कुछ छात्र संगठन इसमें शामिल हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। शुरुआत में ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे। बाद में कुछ जगहों पर युवाओं की भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़ दिए, जिसके बाद काठमांडू के साथ साथ विराटनगर, बुटवल, चितवन और पोखरा में भी प्रदर्शन की शुरुआत हो गई। बाद में कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। यहाँ आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने वाले युवाओं की तादाद कितनी है। नेपाल में 16 से 40 की उम्र के बीच की आबादी करीब 1 करोड़ 24 लाख है। नेपाल में फेसबुक यूजर्स की तादाद 1 करोड़ 35 लाख है। इंस्टाग्राम के 36 लाख यूजर्स हैं। एक्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स की संख्या करीब 4.5 लाख है। इसके अलावा मैसेंजर का इस्तेमाल यहाँ के 1 करोड़ 8 लाख युवा करते हैं। वो इसके जरिए विदेशों में रहने वाले अपने रिश्तेदारों, परिजनों से बात करते हैं। यहाँ हमारे कुछ दर्शकों के मन में एक सवाल होगा। सवाल ये कि आखिर ये जेनजी कौन होते हैं, क्योंकि जेनजी शब्द देश के गांव देहात वाले इलाकों में इतना पॉपुलर नहीं है। ये एक खास वर्ग के बीच इस्तेमाल किया जाने वाला टर्म है। दरअसल हमारे देश में युवाओं को उनके जन्म के वर्ष यानी साल के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे
1901 से लेकर 1927 तक पैदा होने वाले युवाओं को जीआई जनरेशन यानी ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा गया है। 1928 से 45 के बीच जो युवा पैदा हुए वो साइलेंट जनरेशन या ट्रेडिशनलिस्ट कहलाए। 1946 से 64 के बीच पैदा होने वाले युवाओं को बेबी बूमर्स कहा गया। 1965 से 1980 के बीच पैदा होने वाले युवाओं को जनरेशन एक्स का टैग दिया गया। 1981 से 96 के बीच पैदा होने वाली युवा जनरेशन वाई या मिलेनियल्स कहलाए। 1997 से 2012 के बीच जो युवा पैदा हुए वो जेनजी कहलाते हैं। 2013 से 2024 के बीच पैदा होने वाले युवाओं को जनरेशन अल्फा का टैग मिला है। इसके अलावा 2025 से लेकर 2039 तक पैदा होने वाले युवा जनरेशन बीटा कहलाएंगे। नेपाल में जिन युवाओं ने क्रांति का बिगुल फूंका है वो जेनजी से आते हैं, जो सोशल मीडिया बैन को अपने अधिकारों पर चोट के तौर पर देख रहा है। इधर जो आप देख रहे हैं ये बानेश्वर का इलाका है और ये बानेश्वर से लेके मैतीघर मंडला तक तकरीबन 5 किलोमीटर क्षेत्र में युवा लोगों का आज प्रदर्शन है। खास करके जेनजी युवा पुस्ता जिनका कहना है कि हमें बोलने दो सरकार। हमारा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार बहुत गौरव है और गौरव इतना हो गया कि फाइनली आके सोशल मीडिया भी बंद कर दिया। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जहाँ आप अपने बात रख सकते थे, तो सरकार का अब भ्रष्ट होता है और सोशल मीडिया बंद कर दिया। इसके आवाज विरुद्ध में युवा जाग गए और इनका एक ही मांग है कि हमें बोलने दो सरकार, यानी कि हमें बोलने का आजादी दो। इस आंदोलन में काठमांडू महानगर पालिका से मेयर जो बालन शाह भी समर्थन किए हैं और रवि लामिछा ने जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति है वो भी समर्थन किए हैं। कई बार किसी विद्रोह की आग को भड़काने के लिए सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत होती है। नेपाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि नेपाल के युवा अपने देश में बार बार सत्ता परिवर्तन से परेशान हो चुके हैं। यही वजह है कि कुछ दिन पहले यहाँ राजशाही के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे थे। नेपाल में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी अपने चरम पर है। हमने इसके कुछ तथ्य आपके लिए निकाले हैं। भ्रष्टाचार वाले 180 देशों की लिस्ट में नेपाल की रैंक 107 है। नेपाल के 84% लोगों का मानना है कि सरकार का भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा एक आंकड़े के मुताबिक साल 2023 से 24 में सार्वजनिक सेवाओं के लिए 12% लोगों ने रिश्वत दी है। तो क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं की आवाज दबाने के लिए ही ओली सरकार ने सोशल मीडिया को बैन किया था? क्या नेपाल भी चीन जैसा सेंसरशिप मॉडल अपने यहाँ लागू करना चाहता था? इस पर एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी सुनिए। बेरोजगारी है, गरीबी है, पिछड़ापन है और साथ ही जो राजतंत्र के दौरान जो अति विशिष्ट वर्ग बना था, जो कि राजकीय खजाने पर काबिज है और विदेशों से जो भी व्यापार या पर्यटन या मदद मिलती है उसको हड़प कर जाता है तो और जनता तक पहुंचने नहीं देता है। ये असली समस्या है जो जनता में बार बार रोष का विस्फोट करती है। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स लिख रहे हैं कि नेपाल में हालात काबू से बाहर है, कहीं ये सत्ता ना पलट दे। नेपाल के प्रधानमंत्री के लिए अब आगे की राह आसान नहीं है। यूजर्स लिख रहे हैं कि इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब वाले अमेरिका में बैठकर दूसरे देश में आग लगाने का दम रखते हैं। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का ओपिनियन है। आइए बढ़ते अपनी दूसरी खबर की ओर। अगर आपके घर में एयर कंडीशनर लगा है तो आपको हमारी ये खबर जरूर देखनी चाहिए। हमारी ये खबर आपको सावधान करेगी। आज आपने हरियाणा के फरीदाबाद के उस घर की तस्वीर जरूर देखी होगी जिसमें एसी में आग लगने से पूरा घर जलकर राख हो गया। फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी में बीती रात एसी में लगी आग से 3 लोगों की मौत हो गई। एक बेजुबान की भी इस आग में झुलसकर मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक आग स्प्लिट एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में भी सवाल आ रहा होगा कि बार बार एसी में आग लगने से हादसे क्यों हो रहे हैं। ठंडी हवा देने वाला एसी क्यों मौत का कारण बन रहा है? अचानक एसी क्यों फट जाता है? अभी तक गर्मी के मौसम में एसी में आग लगा करती थी, लेकिन मानसून होने की वजह से इस वक्त ना टेम्परेचर ज़्यादा है और ना ओवरलोडिंग। इसके बावजूद एसी में आग लगी और 3 लोगों की मौत हो गई। पहले इस हादसे पर एक रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद खबर को आगे विस्तार देखिए।
घर तो सारा बर्बाद हो गया, कोई छत नहीं बची, कोई सामान नहीं बचा, कुछ नहीं। कल रात जिस वक्त आप गहरी नींद में थे, ठीक उसी वक्त एक बिल्डिंग आग में धधक रही थी। बचा लो मुझे, बच्चे को। समय रात के 3:10। जगह ग्रीनफील्ड कॉलोनी, फरीदाबाद। फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी की बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर आग लगी थी। स्प्लिट एसी में लगी आग ने कुछ ही सेकंड में पूरे घर को राख बना दिया। रात के बाद दिन निकला तो हर तरफ बर्बादी की तस्वीर थी। इस वक्त मैं आपको वो घर की तस्वीरें दिखा रहा हूं कि कैसे वो रात को, देर रात, आधी रात एसी चल रहा था और एकदम से उसमें जो बाहर की यूनिट होती है, स्प्लिट एसी में आउटडोर यूनिट जो है उसमें आग लगती है। पूरी जो इस वक्त जो ब्लास्ट जहां पर हुआ है उस जगह से आपको मैं अगर दिखाऊं तो ये पूरा जितने भी फैन वगैरह थे वो पूरी तरह से गल चुके हैं। तो घर पूरी तरह से जल चुका है। घर के हर कोई दरवाजा, खिड़की, कुछ भी नहीं बचा है। आग की लपटें पहले फ्लोर पर रहने वाली रितु मलिक के घर से उठी थी। आग लगते ही रितु अपनी बेटी के साथ नीचे उतर आई और बाकी फ्लोर के लोगों को भी चिल्लाते हुए नीचे आने को कहा, लेकिन तब तक धुआं बिल्डिंग पर कब्जा कर चुका था। दूसरे फ्लोर पर सचिन कपूर, पत्नी रिंकू, बेटी सुजान और आर्यन रहते थे, जिनमें से सचिन, पत्नी रिंकू और बेटी सुजान की दम घुटने से मौत हो गई। कुछ फटा नहीं, कुछ नहीं फटा, एसी पूरा सही था, बस आग निकल रही थी झमक झमक। सचिन जी, उनकी बिटिया और रिंकू जी तीनों नीचे इस साइड को निकले। मैंने कहा भैया आग लग गई है हमारे एसी में, आप नीचे आ जाओ, आ जाओ। क्या जवाब? वो चले गए अंदर, फिर वो गए, फिर वो 5 मिनट में फिर आए, कहते वो उसमें बहुत धुआं है, धुआं है, धुआं है। अब देखो फायर ब्रिगेड ही नहीं आई उनको निकाल सके हम। रितु मलिक के मुताबिक एसी में ब्लास्ट नहीं हुआ था। आग पहले कमरे में लगे स्प्लिट एसी में लगी और उसके बाद बाहर की यूनिट ने आग पकड़ी। आग चूंकि पहले फ्लोर पर थी, इसलिए सचिन अपने परिवार के साथ नीचे नहीं आ पाए। पहले फ्लोर को आग की लपटों में घिरा देखकर सचिन छत की तरफ भागे, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी दगा दिया। छत पर ताला लगा था, जिसकी वजह से परिवार ऊपर ही फंस गया और दम घुटने से 3 लोगों की सांसें थम गई। इस हादसे में परिवार का पालतू डॉग भी आग में बच नहीं पाया। हम यहाँ से नल ऑन करके, प्रेशर ऑन करके पानी मार रहे हैं, बाल्टियाँ मार रहे हैं ऊपर। फिर उसके बाद हम बुझा रहे थे, हमें पता हमें लगा खाली हो गया। तो बाद में आवाज़ आई ऊपर से बचाओ। मैं भागा ऊपर, गेट खोला, छत पे देखा, पीछे से वापस की आवाज़ आई बचाओ। तो देखा तो जो एक्सपायर हो गए उनका बेटा पीछे कांच में फंसा हुआ था। सीढ़ियों पर फैला ये खून इस बात की तस्दीक कर रहा है कि परिवार ने बचने के लिए हर संभव कोशिश की थी, लेकिन सिर्फ बेटा आर्यन ही बच पाया। बिल्डिंग से छलांग लगाकर आर्यन की जान तो बच गई, लेकिन उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है और पड़ोसी इस त्रासदी से स्तब्ध हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस और दमकल विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिर ऊपर वालों को फोन किए, बोले ऐसे ऐसे घर में मेरा आग लग गया, आप लोग नीचे आ जाओ। ये नीचे आने से पहले ही आग इतना धुआं हो गया था कि सीढ़ी घर के नीचे से उतर नहीं पाए। बचाने के लिए बाहर लोग खड़े थे, अंदर क्या बाहर और पुलिस वाले तो आ गए थे 10 मिनट बाद। चश्मदीदों ने अभी तक आग की वजह शॉर्ट सर्किट ही बताई है। जो एसी है इसमें भी कहीं ना कहीं जहरीली गैस का लगता है, इसमें भी आग लगने क्या कारण हो सकता है? ये शॉर्ट सर्किट एसी का कारण था। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन जिस तरह से एसी ने एक हंसते खेलते परिवार को मौत दी है, उससे हर किसी की टेंशन जरूर बढ़ेगी, क्योंकि एसी नाम का ये बम घर घर में लगा है। फरीदाबाद में एसी में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, लेकिन इसके अलावा भी एसी में कई कारणों से आग लग सकती है। एसी की सही समय पर मेंटेनेंस नहीं होना आग लगने का सबसे बड़ा कारण है। एसी के फिल्टर में अगर गंदगी जमा है तो कंप्रेसर पर प्रेशर बढ़ता है, जिससे आग लग सकती है। बहुत से लोग एसी को टर्बो मोड पर चलाते हैं ताकि कमरा जल्दी ठंडा हो, लेकिन लंबे समय तक इस मोड में एसी को चलाना खतरे को दावत देने जैसा है। एसी में अगर गैस का रिसाव हो रहा है तो इससे भी ब्लास्ट हो सकता है। हो सकता है इस वक्त आप भी एयर कंडीशनर की ठंडी हवा में ही बैठकर डिनर कर रहे हैं। इसलिए आज आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि इस तरह के हादसों से कैसे बचा जाए। एसी की टाइम टू टाइम सर्विस जरूर कराएं। सर्विसिंग कराने से पता चल जाता है कि सभी पार्ट सही हैं या फिर नहीं। एसी को आइडियल टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस पर ही चलाएं। एसी को लगातार टर्बो मोड पर बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। महीने में एक बार खुद फिल्टर को साफ जरूर करें।
एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर एसी 600 घंटे चल गया है तो सर्विस जरूर करानी चाहिए। अच्छे से अच्छा करी दिए, पहली बात तो ये एसी की सर्विस जब रनिंग मोड पे एसी होता है 6 महीने चलता है तो 6 महीने में कम से कम 2 मंथ पे एसी की सर्विस होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे घर देखे हैं कि 24 घंटे एसी चलता है, वो रेस्ट भी नहीं देते एसी को। मैं थोड़ा एसी को रेस्ट दिए, बहुत सारी जगह देखा गया है कि कमजोर तार लगा देंगे, मतलब एसी की जो लोड क्षमता है इसकी 1800 वाट है और वायर है हमारा 1200 वाट का, तो जलने की क्षमता आ जाती है। मोस्टली लोगों ने घरों में बहुत सुंदर घर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फायर स्टोव नहीं लगाते हैं। शाफ्ट के अंदर कभी भी आउटडोर यूनिट नहीं लगानी चाहिए। अचानक से गाय आई और आकर के एकदम से बच्चे के ऊपर डायरेक्ट हमला कर दिया उसको वो बचाने लगे तो उनको भी उसमें हमला कर दिया। उसी तरफ से भी एक गाय आ रही थी, दोनों गाय ने मिलकर के आपको सड़क दिखाई दे रही होगी, पहले वो इधर से आते हैं और इसी दौरान एक छुट्टा पशु पीछे से और दूसरा सामने से आकर उन पर हमला कर देते हैं। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा सूबा है, उसके हर जिले में साड़ों से मार खाने की वजह से एक जान जा रही है। साल 2021 का एनसीआरबी का एक आंकड़ा बताता है कि अकेले यूपी में आवारा पशुओं के हमले में 182 लोगों की मौत हो गई थी। आंकड़ा सिर्फ यूपी का है, लेकिन यकीन मानिए आवारा पशुओं के आतंक की तस्वीर पूरे देश में करीब करीब एक जैसी है। जहां सड़क पर अगर कोई सांड आता दिख जाए तो लोग खौफ में रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन कई बार तो तमाम सावधानियां बरतने के बावजूद आवारा पशु कोई नरमी नहीं बरतते। बच्चा हो या फिर बुजुर्ग हो, उसे रौंदते हुए निकल जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर एक के बाद एक आ रही इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं। आवारा पशु एक राष्ट्रीय समस्या है जिससे पीड़ित लोग समाधान चाहते हैं। आवारा पशु वो मुद्दा है जो यूपी की राजनीति में सबसे जल्दी उबाल ला देता है, और इस बार भी यही हुआ। मामला राजधानी लखनऊ का है, जहां दादा पोते पर हमला हुआ तो अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। तो चलिए आज भारत की बात पे देश की राष्ट्रीय समस्या से जुड़े हर पहलू पर गौर फरमाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये समस्या विकराल क्यों होती जा रही है। आवारा पशु सिर्फ अटैक नहीं करते हैं, इनका मन होता है तो ये एटीएम के भीतर घुसकर एसी की हवा भी खा लेते हैं। गाय के झुंड को दिल में आता है तो वो बिना कुछ सोचे हुए अपने बछड़ों के साथ ज्वेलरी की दुकान में घुसकर ग्राहकों को ही खदेड़ देती है। आवारा गाय और सांड ये बीच चौराहे पर सुस्ताते हुए सिर्फ ट्रैफिक की रफ्तार नहीं रोकते, बल्कि ये लोगों के घर की छत पर भी विचरण करने निकल जाते हैं। तस्वीर किसी पशु चिकित्सालय की नहीं, जहां गौ माता टहलते हुए दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सीधी से आई हैं, जहां इंसान के इलाज की जगह यानी अस्पताल के कॉरिडोर से लेकर दवाई कक्ष के सामने इन आवारा पशुओं का कब्जा दिखाई दे रहा है। आवारा पशु एक राष्ट्रीय समस्या क्यों है, इसकी गवाही आपको देश के कोने कोने से मिल जाएगी, लेकिन सबसे ताजा मिसाल यूपी की राजधानी लखनऊ से आई है। तस्वीरें लखनऊ के खजूहा इलाके की हैं, जहां पोता अपने दादा विजय रस्तोगी के साथ
गली में स्कूटर चलाने निकला था और तभी दो आवारा सांड लड़ते हुए तेजी से उनकी तरफ आए और हमला कर दिया। वो सड़क से लेकर आ रहे थे ट्राली से अपने बच्चे को घुमाने के लिए, बच्चे वाले साइकिल लेकर एकदम से गैया आई दौड़ती हुई, उनको 2 गाय थी, दोनों गाय ने खूब मारा। यहाँ कब बच्चा बच गया, बच्चा भाग गया एकदम से, करीब 4-5 साल का बच्चा था। सिर्फ चश्मदीद ही नहीं बल्कि 12 सेकंड का वीडियो जिसने देखा वो दहल गया। हम तो जब सुना आवाज भैया कि डंडा लाओ जब हम निकले हैं। तो क्या उस वक्त क्या देखा जब आप डंडा लेने आए? तो गिरा रहे थे, उनको पटक रहे थे उठा के बच्चे को। बच्चा नीचे आ गया एकदम, बच्चा दब गया था, कहिए पता नहीं क्या, भगवान उसको बचा दी। सांड ने दादा और पोते को बुरी तरह टक्कर मारी थी। दोनों जमीन पर गिर गए थे, लेकिन इसके बाद भी सांड रुकते नहीं। आसपास के लोग आते हैं, चिल्लाते हैं। 5 साल का बच्चा निकलकर दूसरी तरफ जाता है तो सांड फिर से उसकी तरफ बढ़ता है। सांड के अटैक से बच्चा इस कदर सहम गया था कि वो जब तक वहाँ रहा रोता ही रहा। एकदम से जो है नीचे गिराया, उसके बाद जो है तुरंत ही जो है मेरी बहू जो है बच्चा चिल्लाने लगी, तो बच्चे ने जो है बच्चे को उठाया, मेरी बहू ने चिपका लिया, बच्चे को चिपका लिया। तब फिर जो है वो चुप हुआ, लेकिन बच्चा यहाँ बैठा रोते ही रहा। और वो फिर आए यहाँ बैठाला, पानी दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी में छुट्टा पशुओं का आतंक देखने को मिला है और जिस जगह पर इन पशुओं ने आतंक किया है उस जगह पर हम मौजूद हैं। ये जगह आप देखिए, ये वो जगह थी जहाँ पर पहले एक व्यक्ति अपने घर के छोटे बच्चे को टहलाने के लिए निकलते हैं और वो इधर से अगर बात करें तो ये जो आपको सड़क दिखाई दे रही होगी, पहले वो इधर से आते हैं और इसी दौरान एक छुट्टा पशु पीछे से और दूसरा सामने से आकर उन पर हमला कर देते हैं। इलाके के लोगों ने एबीपी न्यूज को बताया कि ये पहली बार नहीं है। आवारा पशुओं के आतंक का शिकार लोग यहाँ पहले भी बनते रहे हैं और ताज़ा हमले ने लोगों की नाराजगी को बढ़ा दिया है। जितना भी ये सब अतिक्रमण जैसे हो रहा है चारों तरफ, ये गाय का, ये कुत्तों का, ये सब चारों तरफ का, इन सब चीज़ों को हटाया जाए ताकि जो बच्चे आराम से किसी तरह जा सकते हैं वो आराम से जाए, ताकि किसी को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। यूपी की राजनीति में आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा है और अखिलेश यादव इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना नहीं भूलते। लखनऊ में हुए हमले पर अखिलेश ने एक्स पर लिखा, यूपी की राजधानी स्मार्ट सिटी का ये वीडियो मुख्यमंत्री जी और उनके कर्मठ IAS अफसरों के दर्शनार्थ समर्पित है, जिन्हें छुट्टा पशुओं की समस्या के तथाकथित समाधान के लिए लगाया गया था। लेकिन ये सब देखकर बीजेपी के समर्थक तक शर्मिंदा हो जाते होंगे, लेकिन बीजेपी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने भी यूपी में सांड अटैक के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सांड जब शहरों में और कस्बों में घूमते हैं तो लोगों को चोटिल करते हैं, लोगों की जान जा रही है। लेकिन लोगों के जान जाने पर भी जो सरकार इतनी संवेदनहीन हो, उदासीन हो, निष्ठुरता और निर्ममता के सबसे बड़ी पोषक हो, तो उस सरकार से आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। किसानों की फसल बर्बाद करते हुए अब सांड शहर में भी पहुंच गया है। दादा को भी मार रहा है, पोते को भी मार रहा है, महिलाओं को भी मार रहा है, नौजवानों को भी मार रहा है। और योगी जी और मोदी जी जुमलेबाजी कर रहे हैं। आवारा पशुओं का आतंक यूपी की राजनीति में हॉट टॉपिक क्यों बना हुआ है, उसे कुछ घटनाओं से समझिए जो पुरानी नहीं है। अभी पिछले महीने अगस्त में यूपी के बागपत में एक सांड ने 85 साल के रघुनंदन शर्मा को जमीन से 5 फीट ऊपर फेंक दिया। पिछले महीने ही बहराइच में अस्पताल के भीतर सांड की चहलकदमी करते हुए तस्वीरें सामने आई। जून में तो यूपी के उन्नाव में आवारा सांड ने मोटरसाइकिल सवार और उसके भतीजे पर हमला कर दिया, जिससे बाइक चला रहे व्यक्ति की मौत हो गई थी। और सच ये भी है कि राजनीति भले ही यूपी में हो रही हो, लेकिन आवारा पशु सिर्फ उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, बल्कि ये तो नेशनल प्रॉब्लम है। और ये समझने के लिए शुरुआत राजस्थान की एक तस्वीर के साथ करते हैं। तस्वीरें पिछले महीने 26 अगस्त की हैं।
सुबह करीब 10:56 का वक्त हो रहा है। एक व्यक्ति येलो टी शर्ट में बाइक पर सड़क किनारे आराम से खड़ा दिखाई दे रहा है। करीब 1 मिनट के इस वीडियो में 30 सेकंड तक सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन 32वें सेकंड पर पहले आवाज आती है तो बाइक सवार पीछे पलटकर देखता है। पीछे से 2 सांड लड़ते हुए आ रहे थे। वो देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सांड उसे रौंदते हुए निकल जाते हैं। सिर्फ शहरों का नाम बदलता है, लेकिन तस्वीर वैसी ही होती है। ये तस्वीर यूपी के मथुरा से पिछले महीने आई थी, जहां दुकान पर एक पुलिसकर्मी आराम से बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। शुरू में सब कुछ सामान्य होता है और फिर यहाँ भी अचानक पहले आवाज आती है। पुलिसकर्मी वक्त रहते चौकन्ना होकर अपनी जगह को छोड़ देता है और 2 सांड लड़ते हुए दुकान में जा घुसते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 1 सेकंड पहले ये पुलिसकर्मी अगर मौके से नहीं हटा होता तो उसका क्या हश्र होता। यहाँ पर तो आए दिन पशुओं को लेकर के यहाँ दुर्घटनाएं होती हैं। किसी का पैर फ्रैक्चर होता है तो कोई गिर जाता है। हम ही लोग जा रहे हैं, 4 ठो सिंह लेके भाई आवारा पशु आ जाएंगे या कुत्ते आ जाएंगे तो दहशत का माहौल रहेगा ही, आदमी डरेगा ही, स्वाभाविक है डरेगा। कि भाई इंसान से तो माफ़ी मांग सकता है, पशुओं को कौन समझा सकता है। आज सड़क पे बच्चे खेलते हुए नहीं पाए जाते। उसका एक गंभीर कारण ये भी है कि हम कहीं ना कहीं सांड, कुत्ते या अन्य ऐसे कुछ आवारा कुत्ते कह सकते हैं, आवारा कुत्ते जो सड़क पे घूम रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नगर निगम द्वारा या जिले स्तर पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। साल 2023 का एक आंकड़ा तो बेहद चौंकाने वाला है, जब मार्च 2023 से अगस्त 2023 के बीच यानी सिर्फ 6 महीने के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आवारा सांडों के हमला करने से 14 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और यही वजह है कि अखिलेश यादव आवारा सांड के मुद्दे पर योगी सरकार के खिलाफ हुंकार भरते रहे हैं। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए बुलडोजरी सोच से उभरना होगा। उन आईएएस अधिकारियों और मंत्रियों में दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए जिन्हें इन कामों पर तथाकथित रूप से लगाया गया था। हालांकि यूपी सरकार ये नहीं बताती कि राज्य की सड़कों पर कितने आवारा पशु घूम रहे हैं, लेकिन वो ये जरूर मानती है कि राज्य के करीब 20 जिलों में आवारा पशु बड़ी समस्या है। आवारा पशु की समस्या से निपटने के लिए यूपी सरकार के मुताबिक 2018 से 2024 के बीच यानी 6 साल में पूरे राज्य के भीतर 14 लाख आवारा पशुओं को पकड़ा गया और शेल्टर दिया। योगी सरकार के मुताबिक 7000 गौ संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं, जहां 50 रुपए प्रति पशु के हिसाब से उनके खाने की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी तमाम कोशिशों के बावजूद आवारा पशु की समस्या यूपी में पहले की तरह ही बनी हुई है। ये तस्वीरें एक बार फिर से मध्य प्रदेश की खासियत बताने वाली वो ही लाइनें दोहरा रही हैं कि एमपी गजब है। मुख्य सड़क पर एकदम चलते हुए ट्रैफिक के बीच गाय माता आराम फरमा रही हैं। बाइक से लेकर कार और बस तक बचते बचाते अपना रास्ता तय कर रहे हैं। लेकिन इससे आम लोगों को कितनी परेशानी होती है, जरा वो सुनिए। दिन भर बाइक पे रहना होता है। अब ये हर जगह ही मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी रोड पे, सारे होशंगाबाद रोड पे बड़े छोटे गली में हर जगह ही मिलेंगे। ये दुर्घटनाएं भी होती हैं? बिल्कुल होती हैं, हर रोज देखने को मिलती है, इन्हीं की वजह से होती है ज़्यादातर। समस्या तो है, बहुत बड़ी समस्या है और कई एक्सीडेंट भी हुए हैं रोडों पे। जैसे होशंगाबाद रोड होगा जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें काफ़ी मवेशी जो रोड पे आ जाते हैं, कुत्ते आ जाते हैं, तो उससे हादसा, बहुत बड़े हादसे होते हैं।
जो आपने सुना वो कितना सच है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज भी भोपाल की अलग अलग सड़कों पर निकला। और वाकई चाहे बाजार हो या फिर हाईवे की तरफ जाने वाला रास्ता, आवारा जानवर हर जगह मुस्तैद दिखाई दिए। और ऐसी तस्वीरों की फिर कीमत भी चुकानी पड़ती है। कोई पार कर रहा है, गाय ऐसे कर दी तो फिर दिक्कत होगा ना, गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। यही स्थिति रहती है। हाँ, यही स्थिति रहती है इसकी, गाय की भी और कुत्ते के भी। हाँ, रोज का, डेली का। कि ना मेरा 2 साल पहले मेरी एक्सीडेंट हो गई थी इसी रोड पे। हाँ, इसी वजह से मैं रोड पार कर दी थी, वो बाइक वाला गाय बचाने के चक्कर में वो मार दिया मेरे को। आप देख सकते हैं किस तरीके से भोपाल की इस सड़क पर गाय बैठी हुई हैं। लगातार यहां से निकलने वाले वाहनों को इनकी वजह से समस्या हो रही है। और यही स्थिति हाईवे पर भी है, यही स्थिति बाज़ारों में भी है, और यही स्थिति आम सड़कों पर भी है, जहां पर लोग कभी इन आवारा पशुओं की वजह से हादसे का शिकार हो जाते हैं, तो कभी ये आवारा पशु ही हादसे का शिकार हो जाते हैं और इनकी जान चली जाती है। जैसा कि आपने सुना, बीच सड़क पर मौजूद रहने की वजह से इन पशुओं की जान भी चली जाती है। मध्य प्रदेश के गुना में एक ट्रक ने 12 गायों को कुचल दिया और इस हादसे में सारी गायों की मौत हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि एमपी और तमाम जिलों में पर्याप्त गौशालाएं होने का दावा होता है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे हादसे हो रहे हैं। ऐसे पॉइंट चिन्हित किए गए हैं जहां गाय बैठती हैं, वहां से उनको कौन उठाएगा उनकी जिम्मेदारी फिक्स की गई है। साथ ही साथ जो पूर्व में एक्सीडेंट हुए हैं उनके खिलाफ, उन कर्मचारियों जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया, उनके खिलाफ हमने प्रस्ताव भी आज भेजे हैं। आवारा पशु देश की राष्ट्रीय समस्या क्यों है, उसके लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर से आई तस्वीरें भी देख लीजिए। जयपुर का पुराने शहर वाला इलाका हो या फिर पौष, छुट्टा जानवर यहाँ भी हर कोने में मौजूद दिखाई देते हैं। तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं, इनसे रोड जाम हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, मतलब लग जाती है लोगों को, कई सारी परेशानियाँ होती हैं। पालतू जब लोग रखते तो है उनको, लेकिन जब दूध निकालने के बाद छोड़ देते हैं तो ऐसों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। रोड पे जितने भी गाय हैं, इनसे ये है कि बार बार गाड़ियाँ रुक जाती है और जो वाहन आते हैं उनको बहुत परेशानी होती है ज़्यादातर। हकीकत ये है कि इनकी वजह से सिर्फ ट्रैफिक जाम नहीं होता, बल्कि कई बार हादसे हो जाते हैं। जयपुर में 2 नगर निगम है, लेकिन कोई भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाता और कीमत देश का आम आदमी है चुकाना। लेकिन ऐसा है क्यों? आखिर आवारा पशु की समस्या देश में इतनी बड़ी क्यों हो गई है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने एनिमल एक्सपर्ट से बात की। हमारा सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि हम जो अनप्रोडक्टिव कैटल हैं उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। तो डेयरी इंडस्ट्री आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करती है, कैटल को प्रोड्यूस करती है और उसके बाद इनसे दूध लिया जाता है। इनको उस समय पे बहुत बुरी कंडीशंस में रखा जाता है, छोटी छोटी रोप से बांध के रखा जाता है। 3-3 मालों की बिल्डिंग्स में हमने देखा है कि कैटल को रखा गया है। इनके बच्चों को इनसे अलग कर दिया जाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा दूध को बेचा जा सके। वो सब होने के बाद काफी बार दिन में भी इनको सड़कों पे छोड़ दिया जाता है, खाना खुद ही जाकर ढूंढने के लिए और खाने के लिए। पर जब दूध देना कम्प्लीटली बंद कर दे तो इनको पूरी तरह से ही निकाल दिया जाता है। एनिमल एक्सपर्ट के मुताबिक देश के तमाम शहरों में दिखने वाले आवारा पशुओं में ज्यादातर मजबूरी के शिकार हैं। वो गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें सड़क पर छोड़ दिया जाता है। न खाने की व्यवस्था होती है, न सुरक्षा की। और सिस्टम की इस खामी का अंजाम सिर्फ बेजुबान नहीं भुगतते, बल्कि देश के आम लोग भी इसकी कीमत चुकाते हैं। उम्मीद है कि जिस सिस्टम के भरोसे देश चलता है वो इस समस्या को सुनेंगे, समझेंगे और इसका निदान भी करेंगे। तो इसी के साथ भारत की बात पे मुझे अब दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।